नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जीके की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है DSSB में स्टैटिकल असिस्टेंट की पेपर हुई थी 27 नवंबर 2019 की। इससे पहले हम इसका एक पेपर और डिस्कस कर चुके हैं 2015 का, तो उसको भी देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ा होगा। तो इसमें देखिए, जो पेपर डिस्कस करेंगे उसमें हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। और देखिए, जनरल अवेयरनेस की आप प्रॉपर प्रिपरेशन चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी कर सकें, आपका जो नंबर यहाँ पर अच्छे आ सकें जनरल अवेयरनेस में, तो एक मैंने सीरीज चला रखी है जीके जीएस के रामबाण के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर देखिएगा। 17 लेक्चर आ चुकी है, तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो पूछे जाते हैं उसका हम डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको देखेंगे और अपना नोट साथ में बनाएंगे तो आपको जीके जो है मजबूत हो जाएगी। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, सारी लेक्चर एक एक करके, और भी सीरीज यहाँ आते रहेंगे। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मणिपुर के मैदानी इलाकों के लोगों के जीवन में के धार्मिक अवसरों और विभिन्न चरणों को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शित कलाओं की एक श्रृंखला शामिल है। तो यानी कि एक जो है, कहाँ तो संकीर्तन में मणिपुर के मैदानी इलाकों के, तो यहाँ पर संकीर्तन इसका सही होगा। तो संकीर्तन में मणिपुर के मैदानी इलाकों के वैष्णव लोगों के, तो ध्यान रखिएगा, वैष्णव लोग के जीवन के धार्मिक अवसरों और विभिन्न चरणों को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शित कलाओं की एक श्रृंखला शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ होगा संकीर्तन और यहाँ होगा वैष्णव लोगों के जीवन की। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं यानी कि उत्तर पूर्वी जो भारत होते हैं उससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मल्लिका साराभाई एक प्रसिद्ध क्या है। तो देखिए, मल्लिका साराभाई, तो देखिए स्पेस, जो भारतीय स्पेस के जनक विक्रम साराभाई की बेटी है ये मल्लिका साराभाई। तो क्या है, ये भी कोई स्पेस से रिलेटेड है? नहीं। तो ये एक नर्तकी है, यानी कि ध्यान रखिएगा एक डांसर है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इनकी माता जी भी, जो कि मेरी नालिनी साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी थी, मेरी नालिनी साराभाई, वो भी एक डांसर थी। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये इनका संबंध जो है गुजरात से है, अहमदाबाद से। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात से संबंधित है, अहमदाबाद से। और देखिए, एक कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम जैसे जो है, जो क्लासिकल डांस है उसके जो है डांसर हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कुचिपुड़ी भी डांस करती है, भरतनाट्यम भी करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेरी नालिनी और विक्रम साराभाई की बेटी है मल्लिका साराभाई। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये डांसर हैं, यानी कि नर्तक हैं। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों या व्यक्तियों के गरीब बनने या फिर बने रहने की अधिक संभावना का वर्णन करने का पैमाना क्या है। यानी कि आप अगर देखते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में कुछ लोग जो है गरीब बने रहेंगे या फिर बन जाएंगे, यानी कि बने रहेंगे या फिर जो है बनने की उनकी संभावना अधिक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं गरीबी के प्रति असुरक्षा। तो करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, यानी कि वल्नरेबिलिटी टू द पॉवर्टी। तो इसको ध्यान रखिएगा, गरीबी के प्रति जो है असुरक्षा, इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण की शर्तों के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी कि अगर ऋण लेते हैं तो उसमें जो है कुछ शर्त जो है यहाँ पर होते हैं, जैसे कोलेट्रल जमा करवाना, कुछ इंटरेस्ट रेट होते हैं, या फिर रीपेमेंट का टाइम कितना होता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो उसमें जो है कौन शामिल नहीं है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बैंक क्रेडिट हिस्ट्री इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बैंक क्रेडिट इतिहास के बारे में इसमें कोई भी शामिल नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये जरूर शामिल होता है। कोलेट्रल यानी कि समर्थक ऋणाधार शामिल होता है। प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन शामिल होता है। प्रिंसिपल अमाउंट आप कितना ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ड्यूरेशंस ऑफ द रीपेमेंट, आप कितने साल में उसको जो है रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी कुछ इतना जो है शामिल होता है, लेकिन बैंक क्रेडिट इतिहास इसमें शामिल नहीं होता है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किससे जो है लिटमस बिलियन जो है निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लिटमस पत्र होते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइकेन इसका करेक्ट उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। तो लाइकेन से प्राप्त होता है जो लिटमस बिलियन होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि अम्ल और जो क्षार का यहाँ पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा घटक लार द्वारा टूटता है। तो देखिए जो लार होता है उसमें से जो है क्या टूटता है भोजन का घटक, तो इसको ध्यान रखिएगा। भोजन का कौन सा घटक लार के द्वारा टूटता है, यानी कि सलाइवा के द्वारा जो है टूटता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टार्च इसका सही उत्तर होगा। तो स्टार्च इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि यानी कि स्टार्च जो होते हैं हमारे भोजन में वो लार के द्वारा ही टूट जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाया जाता है तो कौन सा अवशेष बचता है। तो ध्यान रखिएगा, जब यानी कि लकड़ी जब जलाते हैं ऑक्सीजन की जो सीमित जो है आपूर्ति में, तो यहाँ पर बनता है चारकोल, यानी कि लकड़ी का कोयला बनता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो चारकोल यहाँ पर सही उत्तर होगा। कोयला तो जो है ज़मीन के अंदर लाखों हजारों वर्षों तक जब रहते हैं, जो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तब जाकर कोयला बनता है, लेकिन चारकोल जो है अगर उसको लकड़ी को हम जलाएंगे तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो है सीमित मात्रा में, तो यहाँ पर चारकोल बन जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, चारकोल सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानी मिट्टी और मोराइन से युक्त अन्य सामग्रियों के भंडार हैं जो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए करेबा जो होते हैं कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं, तो करेबा तो स हटा सकते हैं। करेबा जो है हिमानी मिट्टी और मोराइन से युक्त अन्य सामग्रियों के भंडार हैं जो कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं करेबा। और देखिए कश्मीर में जो करेबा यानी कि एक तरह से जो है निक्षेप मिट्टी के रूप में होते हैं, इसमें केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। तो केसर की जो खेती यानी कि आपको पता होना चाहिए कि केसर की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती जो है वो कश्मीर में होती है। तो कश्मीर हिमालय में जो करेबा हिमानी मिट्टी है और मोराइन से युक्त है जो कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केसर की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी जो होती है करेबा कहलाती है। तो करेबा इसका सही उत्तर होगा और कश्मीर हिमालय इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि USDA जो मृदा क्लासिफिकेशन के अनुसार भारत की मिट्टी के जो है यहाँ पर वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी देश में सबसे बड़े प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है। तो देखिए USDA जो यूनाइटेड स्टेट का जो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सॉइल टैक्सोनॉमी है, उसके अनुसार भारत में जो मिट्टी का क्लासिफिकेशंस है वो यहाँ पर बहुत तरह के होते हैं। तो लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो इन जो है सेप्टिसोल होता है, इन सेप्टिसोल होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। तो डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए आपको एक इमेज दिखाते हैं। तो देखिए ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है हैज़ क्लासिफाइड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू द फॉलोइंग ऑर्डर एज पर द USDA सॉइल टैक्सोनॉमी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इन सेप्टिसोल सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है जो कि यहाँ पर 39.74% में होता है। उसके बाद एंटीसोल होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा 28%। उसका देखिए अल्फीसोल्स होते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा मैंने दिखा दिया है। तो देखिए इस तरह से तो इसको याद रख सकते हैं। तो इनसेप्टिसोल, इंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्टीसोल्स, मॉलीसोल्स। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना, कम से कम दो तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि इनसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स जो है दो जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले मिट्टी हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के जो पठार होते हैं उनके बीच के जो क्षेत्र होते हैं उनको मालदा गैप के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये तो आपको चिकन नेक्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चिकन नेक्स है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा राजमहल की पहाड़ियाँ, जो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आपको राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ जो है मेघालय, देखिए शिलोंग और मेघालय प्लेटू है। और इसके बीच में यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो बंगाल में ही यहाँ पर मालदा गैप जो है देखने को मिलता है। तो बंगाल में ही मालदा गैप देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से आप देखिए डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ प्लेन यहाँ पर है। उसका देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन है। मालवा प्लेट्यू देखिए यहाँ पर है और मेवाड़ प्लेट्यू यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको मैप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर, देखिए रांची प्लेट्यू है, छोटा नागपुर पठार ऊपर है जो झारखंड के साइड में, हजारीबाग प्लेट्यू झारखंड में है। और यहाँ पर आपको मालदा गैप वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मालदा गैप जो है वो राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच में जो है अवस्थित है मालदा गैप। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए करेक्ट उत्तर होगा सी, मालदा गैप। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मालदा गैप इसका सही उत्तर होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाकाव्य जो
शिलप्पलादिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने लगभग 1800 वर्ष पहले किस भाषा में की थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तमिल भाषा में इसको किया गया था। तमिल भाषा में इसको किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखना है कि महाकाव्य शिलप्पादिकारम की रचना जो है इलंगो नामक कवि, तो ध्यान रखिएगा महाकाव्य का नाम क्या है? शिलप्पादिकारम। और रचना किसने की? तो इलंगो ने। कौन सी भाषा में की? तो तमिल में। कितने वर्षों पहले? तो 1800 वर्ष पहले। तो चार यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है कि महाकाव्य था शिलप्पादिकारम, जो कवि थे वो थे इलंगो, और 1800 वर्ष पहले तमिल भाषा में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना शासनकाल जो है किस वर्ष शुरू किया था? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शासक थे, इसको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपनी जो है यहाँ पर शासनकाल शुरुआत की थी 1175 में। 1175 में शुरुआत की थी। और देखिए 1191 की आप लड़ाई जानते होंगे, तराइन के प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन वो भाग गया था। फिर 1192 ईस्वी में 1192 में क्या हुआ कि वो पृथ्वी जो यहाँ पर मोहम्मद गोरी था वो फिर से आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और फिर जो है कैप्चर कर लिया, फिर जो है मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि दो यहाँ पर लड़ाई में मैंने बताया, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। फिर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा लाए गए परिवर्तनों में से एक नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, नहीं था पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था जो कि 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया था। इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दे दी गई थी। जी हाँ, गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दे दी गई थी, तो इसका तो ये सही है। उसका देखिए यह आश्वासन दिया गया कि गोद लिए गए उत्तराधिकारी के मामले को छोड़कर रियासतों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो देखिए एक गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा बी इसका सही उत्तर होगा। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया था कि गोद लिए गए उत्तराधिकारी के मामलों को छोड़कर रियासतों पर कब्जा नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई भी यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया गया था। उसके देखिए अंग्रेजों का मानना था कि विद्रोह के लिए मुख्य रूप से मुसलमान जिम्मेदार थे, तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर सही था। उसके बाद यह भी निर्णय लिया गया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया जाएगा, ये भी सही है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए गए थे, लेकिन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है पेरिस में। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को, तो यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। अब देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए इसमें 85 कंट्री मेंबर हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 28 जुलाई 1919, देखिए 1919 को क्या एक याद और आ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की भी फॉर्मेशन 1919 ईस्वी में ही की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, और यहाँ पर जो है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दोनों की फॉर्मेशन 1919 में की गई थी। और देखिए यहाँ इसका फॉर्मेशंस जो IAU का फॉर्मेशन ब्रसेल्स बेल्जियम में किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट है इसका देब्रा मेलॉय इलमेगेरिन, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए माइक पोम्पियो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या थे, तो इसको ध्यान रख लेना है। तो ये राज्य के सचिव थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो इस तरह से इसको ध्यान, अब बदल चुके हैं क्योंकि ट्रंप का शासनकाल जो है जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल सिस्टम किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया था? यानी कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम जो है डेवलप किया गया था, वो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। CSIR के द्वारा ही भारत का पहला स्वदेशी रूप से जो है निर्मित उच्च तापमान ईंधन सेल का निर्माण जो है किया गया था। अब देखिए CSIR के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो CSIR जो कि यहाँ पर मोटो है, CSIR द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया, द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसको ध्यान रखिएगा। और CSIR ध्यान रखिएगा, CSIR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड देता है यहाँ पर, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, जो कि CSIR देता है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। ध्यान रखिएगा 1942 में इसको स्थापना किया गया था। और देखिए प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, जो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं
नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, जो कि यहाँ पर फर्स्ट जो है महिला जो है यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संसदीय प्रणाली और अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यहाँ पर कॉमन है, यानी कि समान है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए सरकार का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस तरह से, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है, कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर होगा, ये सही होगा, यानी कि सरकार का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से दोनों में कॉमन फीचर है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है किया गया जिसके तहत जो है पंचायती राज जो है जुड़ा हुआ है। तो देखिए 2 संविधान संशोधन किए गए थे, 73rd और 74th। कब किए गए थे, 1992 में। 1992 में किए गए थे। इसके अनुसार जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73rd के द्वारा, 74 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो 11वीं में जो है पंचायती राज यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगरीय क्षेत्र में। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि 73rd और 74th। अब देखिए 92 में तो आ गया अधिनियम, लेकिन लागू कब से हुआ, तो 24 अप्रैल। ध्यान रख सकते हैं 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। तो 24 अप्रैल को इसलिए पंचायती राज दिवस जो है हर साल मनाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है मनाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है पंचायती राज सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। तो देखिए इसका जो है सही उत्तर होगा 73rd और 74th, यानी कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट हिमा दास को हाल ही में उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर, तो देखिए 2020 में बनाया गया था गेटोरेड का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ढींग एक्सप्रेस, तो ढींग एक्सप्रेस आसाम के नगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है हिमा दास। इनको जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हिमा दास जो है एक स्प्रिंटर हैं, धावक हैं, और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो कि आसाम के नगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियांका एंड्रेस्क्यू निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए बियांका एंड्रेस्क्यू जो है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये कनाडा के हैं। तो ध्यान रखिएगा कनाडा की महिला खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी बियांका एंड्रेस्क्यू जो है टेनिस की खिलाड़ी है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन ही जनरल अवेयरनेस के पूछे गए थे, सभी को मैंने एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।